नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने हिंदी में पिछला बात कर लिया था। क्या लिंग वचन कारक तो आपका हो ही गया था, संज्ञा सर्वनाम हो गया था, विशेषण हो गया था, क्रिया की बात चल रही थी। क्रिया का एक वीडियो बन चुका है जिसमें मैं क्या पढ़ा था, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। या फिर क्रिया का परिभाषा था और क्रिया के मूल रूप के बारे में हमने बात की। क्रिया के भेद क्या थे, मूल रूप पढ़ लिया था, उसमें मौलिक रूप पढ़ लिया था। अब जो है अर्थ के आधार पे था। ठीक, अब हम वो पढ़ेंगे और फिर आपका अन्य क्रियाएं बचेंगी। ठीक, अब देखिए प्रयोग के आधार पर हमने क्या कर्म वाला पढ़ लिया था। कर्म में जो है सकर्मक अकर्मक पढ़ लिया था, एक कर्मक द्विकर्मक पढ़ लिया था। ठीक, अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, मतलब अर्थ के किसी चीज का अर्थ जब निकलेगा उससे हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया कौन सी है। ठीक, अर्थ के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए अंत तक पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं क्रिया के अगले पार्ट के बारे में। ठीक, तो हम दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं आज, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपका क्या होने वाला है, अर्थ के आधार पर आपका एक जो है आपका एक है क्रियार्थक। ठीक, आपका एक क्रियार्थक है और आपका दूसरा जो है प्रेरणार्थक है। ठीक, तो हम क्रियार्थक पढ़ेंगे और प्रेरणार्थक पढ़ेंगे। और प्रेरणार्थक में और अलग प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, उनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्रियार्थक। अब देखिए यहाँ पे क्रियार्थक होता क्या है आपका। क्रियार्थक में जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की तरह जो है आपका, यहाँ परिभाषा क्या है, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक, मतलब वो संज्ञा के स्थान पर आता है और संज्ञा के जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करने लगता है, तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा के क्रियार्थक जो है आपका कहते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या हुआ, जब क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगता है, संज्ञा जैसा या फिर भांति व्यवहार करने लगता, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर हम क्रियार्थक संज्ञा बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्या उदाहरण देख लेते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, अब देखिए इसमें टहलना, अब ये देखिए टहलना एक क्रिया है आपका। ठीक, टहलना आपका क्रिया है, लेकिन वह जो संज्ञा के स्थान पर आ गया है और संज्ञा के जैसा ही व्यवहार कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, क्रियार्थक अर्थ के आधार पर ना, तो यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है, जो संज्ञा की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, तो टहलना एक क्रिया है, लेकिन वो संज्ञा के स्थान आकर क्रियार्थक संज्ञा बन गया। ठीक, संज्ञा के जैसा व्यवहार कर रहा है। और आपका कोई उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। ठीक, तो सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, यहाँ पे दौड़ना जो है संज्ञा की भांति व्यवहार करा। ठीक, तो वहां पे भी क्या हो गया, क्रियार्थक संज्ञा हो गया। ठीक, अब क्या हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रेरणार्थक के बारे में। अब देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणार्थक में आपका जो है प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। ठीक, मतलब ये इसमें जो है सामने वाले से कोई चीज करवाया जाता है। ठीक, तो उसे प्रेरणार्थक खुद नहीं करता है, वो सामने वाले से करवाता है। ठीक, कोई भी काम अगर
किसी दूसरे से करवाया जाए, किसी को आज्ञा देके करवाया जाए, तो वहां पे आपका प्रेरणार्थक हो जाता है। ठीक, अब इसमें कौन सा है अब आपका, पहले यहाँ पे देखिए, पहला हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। अब देख लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक होता क्या है। प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। ठीक, जो क्रिया या फिर काम सामने वाले से कराया जाए, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक। अब जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा उदाहरण होगा इसका। उदाहरण जैसे देखिए, दीपक ये पुस्तक उठाना। ठीक, दीपक ये पुस्तक उठाना, वो खुद नहीं उठा रहा, दीपक से बोल रहा है ये पुस्तक जरा उठाना। जैसे देखिए, श्याम जरा खाना ले आओ। ठीक, या फिर जो मैंने बताया, दीपक जरा पुस्तक उठाना। अब इसमें क्या है देखिए, श्याम जो है कह रहा है जरा खाना ले आओ, वो किसी और से कह रहा है ना, किसी और से कह रहा है कि जो है, मतलब श्याम जरा खाना लाओ, मतलब कोई है जो श्याम से कह रहा है कि जरा भाई खाना ला दो। ठीक, कोई है जो दीपक से कह रहा है जरा पुस्तक उठाना, वो खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है, तो किसी से करवाना ही प्रेरणार्थक कहलाता है। ठीक, तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक की बात कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है आपका, द्वितीय प्रेरणार्थक में जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए। ठीक, ये था कि सामने वाले से, मतलब जो हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जरा ये चीज ला दो, जरा वो चीज ला दो, जो हमारे सामने है। और ये किसी द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब किसी तीसरे से करवाना, जो हमारे सामने नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं, किसी और तीसरे व्यक्ति से करवाया जा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए ये था सामने वाले से करवाया जा रहा था, और इसमें क्या है, जो क्रिया किसी तीसरे से करवाई जाए। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दीपक ये पुस्तक उठवाना, यहाँ क्या था, दीपक जरा पुस्तक उठाना। ठीक, इसमें क्या है, उठवाना, इसमें उठाना था, उसमें उठवाना हो गया, मतलब दीपक से भी कह रहा है कि किसी और से उठवाने को। ठीक, दीपक जरा वो पुस्तक उठा, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी है जिससे वो उठवाने को कह रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, आना जुड़ गया है, इसमें वाना जुड़ गया, मतलब उठाना और उठवाना। उठाना मतलब जो सामने उससे हम कह रहे हैं, उठवाना मतलब हम उससे भी कह रहे हैं किसी और से उठा। तो इसमें क्या हो गया आपका, कोई है तीसरा व्यक्ति आ गया। ठीक, इसमें क्या था, सामने वाले से कह रहे थे प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब हम किसी तीसरे से कह रहे हैं। ठीक, तो आपका क्या हो गया, क्रियार्थक में हो गया, जो क्रिया जो है संज्ञा के जैसा व्यवहार करने लगती है। प्रथम प्रेरणार्थक में आपका जो है किसी सामने वाले से काम करवाया जाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में जो आपका किसी तीसरे व्यक्ति से, दूसरे के बाद जो तीसरा व्यक्ति है उससे करवाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या क्लियर हो गया, आपका अर्थ के आधार पर जो भी क्रिया थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम क्या बात करेंगे, आपका यहाँ पे अर्थ के आधार पर जो है खत्म हो चुका है। अब हम अन्य क्रियाएं, जो 11 अन्य क्रियाएं हैं, उनके बारे में एक एक करके बात। आज हम आगे बात करते हैं। क्या हमने वहाँ पे अर्थ के आधार पर पढ़ लिया, अब ये हमारे अन्य क्रियाओं में 4 आती हैं। तो एक तो संयुक्त क्रिया है, उसके बारे में भी बताएंगे लास्ट में, क्योंकि उसमें और भी 11 पार्ट हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब यहाँ से ऐसे पूर्व मतलब जो पहले हो चुका है। ठीक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब पहले समय में जो हो चुका, मतलब
इसमें क्या होता है, कोई क्रिया, पहली क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया होती है, तो जो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक कहते हैं। मतलब दो काम हो रहा है इसमें, एक काम जो समाप्त होकर दूसरा जब स्टार्ट होता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसमें क्या है, कर कर प्रत्यय जोड़कर जो है पूर्वकालिक बनाते हैं। ठीक, ऐसे अब इसमें पहले देखिए क्या है, पहला कार्य समाप्त होकर दूसरा शुरू करते हैं, तो पहली क्रिया जो होती है, पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक कहेंगे, दूसरे वाले नहीं। पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अब जो इसमें क्या दिया, देखिए क्रिया धातु में कर जोड़कर बनाया जाता है। ठीक, क्रिया धातु में धातु प्लस कर जोड़कर बनाते हैं। इसको उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे राजू खाना खाकर सो गया। अब देखिए राजू क्या है, इसमें दो काम हो रहा है, एक खाना खाने का काम हो रहा है, एक सोने का काम हो रहा है। ठीक, एक खाना खाने का काम हो रहा है, एक सोने का काम हो रहा है। अब देखिए इसमें खाना खाकर फिर सो गया। तो पहले क्या, पहले उसने खाना खाया उसके बाद सोया है ना, तो मतलब पहला काम समाप्त हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, जो पहला होता है, पहला क्रिया, उसमें कर लगा कर उसको हम पूर्वकालिक बना देते। मतलब जिसमें कर लगा होगा वही आपकी पूर्वकालिक हो जाएगी। ठीक, खा कर, सो कर, नहा कर, जाग कर, जो भी है इसमें कर जुड़ा होगा वही आपकी पूर्वकालिक होगी। जैसे और देख लेते हैं, राजू रोज नहाकर स्कूल जाता। अब देखिए इसमें क्या, रोज नहाकर स्कूल जाता, मतलब पहले क्या किया उसने, पहले नहाने का काम किया, फिर स्कूल जाने का काम किया। तो देखिए इसमें कर जुड़ा है, मतलब जिसमें कर जुड़ा हो वो आपका पूर्वकालिक हो जाएगा। तो मतलब इसमें दो क्रिया है, नहा कर फिर स्कूल जाना। ठीक, लेकिन जो काम समाप्त हो चुका है तभी दूसरा स्टार्ट हुआ है, तो मतलब जो पहला था जो समाप्त हो चुका था उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया करेंगे। ठीक, तो आपकी ये बात होगी पूर्वकालिक क्रिया। अब हम बात करेंगे क्या, आपकी सहायक क्रिया के बारे में। अब देखिए सहायक क्रिया क्या होता है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट कर देती है। ठीक, जो क्रिया मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ग, इंग्लिश में मेन वर्ग कहेंगे, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर भाव स्पष्ट कर देती है। जो क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर भाव स्पष्ट कर देती है, ठीक, या फिर भाव को पूरा कर देती है, उसे हम सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में मुख्य क्रिया मेन वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब सहायता का मतलब हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पे तो बता देना क्या, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर भाव स्पष्ट कर देती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हो गया आपका, मैं घर जाता हूँ। ठीक, अब देखिए घर जाना, मतलब जाना तो एक मुख्य क्रिया हो गया। ठीक, जाना तो एक आपका मुख्य क्रिया हो गया, लेकिन ये हूँ, जाता हूँ, इससे हमारा क्या काल का पता है। हूँ है, था होता तो पहले काम हो चुका, हूँ है तो मतलब हो रहा है। ठीक, जाएगा, अगर गा आएगा तो मतलब आगे होगा वो फ्यूचर में। ठीक, तो ये मिलकर इसके भाव को पूरा कर देंगे। काम हो रहा है कि हो चुका है, मतलब इससे इसका भाव पूरा होता है। ठीक, मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे हूँ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी सहायक क्रिया हो गया। ठीक, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका मैं घर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाना खा चुका था। ठीक,
तो इससे था है इन सबसे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इससे आपको पता चलता है। अब बात कर लेते हैं, एक और बचा आपका क्या, कालवाचक बता है। इसके बाद हम जो है संयुक्त क्रियाओं की बात करेंगे। ठीक, तो आपका कालवाचक देखिए, कालवाचक में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया किस समय में हुई है, मतलब काल का पता चला, समय का पता चला, क्रिया किस समय में पूरी हुई है, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका, उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। ठीक, क्रिया किस समय में हुआ है। ठीक, कालवाचक समय क्या पता चलता है, क्रिया जो है किस समय में हुआ है, पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कि होगा या फिर हो रहा है। ठीक, तो इससे हमें काल या फिर समय का पता चलता है, उसे कालवाचक। इसे हम आगे क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अभी जब हम इस क्रिया के बाद जो काल का वीडियो आपका चलेगा, काल का वीडियो चलेगा, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान, इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक वीडियो आपका पूरा वहां पे काल पे बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं संयुक्त क्रियाओं की। तो आगे हम क्या बात करने वाले, देखिए सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपका संयुक्त क्रिया के बारे में बात करने, पीछे की क्रिया हमने देख ली। ठीक, प्रयोगार्थक आपका हो गया, प्रथम द्वितीय हो गया, आपका पूर्वकालिक हो गया, कालवाचक हो गया, आपका सहायक क्रिया हो गया। कालवाचक में हम आपको काल पढ़ाएंगे अभी इस वीडियो के बाद, काल का वीडियो चलेगा एक पूरा, आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त से ही पता चल रहा है कि मतलब किसी चीज से मिलकर, दो या दो से अधिक मिलकर बने। ठीक, संयुक्त किया गया उनको, तो क्या होगा इसमें, जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर कोई बनता है, ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनता है, तो वहां पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, क्या हो गया, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बने। ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और एक नया अर्थ देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया हमने कितना बताया था आपको, 11 बताया था। ठीक, संयुक्त क्रिया हमने 11 आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, अभी इस बोर्ड में पूरा तो आएगा नहीं, इसलिए 4 इसके बाद बताएंगे। ठीक, तो 7 आपका देखिए पहले कौन सा है, आपका निश्चय बोधक है। ठीक, तो निश्चय बोधक से देखिए क्या समझ में आता है, निश्चय बोधक ऐसी क्रिया जहाँ कार्य को निश्चित रूप से, मतलब निश्चय दिया है ना इसमें, देखिए निश्चित रूप से, ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है। आपका देखिए निश्चय, शक्ति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्य बोधक, यहाँ पे कौन सा बात होगा, आवश्यकता बोधक, इच्छा बोधक और आरंभ बोधक। ठीक, क्या हुआ, ऐसी क्रिया जिससे कार्य के निश्चित होने का बोध होता है। ठीक, क्या होता है, ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चित होने का बोध होता है। ठीक, तो इसका उदाहरण की बात करें, उदाहरण कौन सा होगा आपको, उदाहरण आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे बच्चा रोते रोते सो गया। देखिए बच्चा रोते रोते सो गया। अब देखिए इसमें जो आपका निश्चित चीज पता चला, क्या, सो गया। अब कैसे सो गया, रोते रोते, खाते खाते या दौड़ते दौड़ते सो गया, उससे नहीं मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि सो गया। ठीक, बच्चा जो है सो गया, अब कैसे सो गया उससे नहीं मतलब। तो यहाँ पे सो गया एक आपका, यहाँ पे क्या हो, निश्चित होने का, कार्य के निश्चित होने का बोल रहा है कि वह दौड़ते दौड़ते गिर गया। तो अब गिर गया, तो कैसे गिरा उससे हमें नहीं मतलब, गिर गया। ठीक, वो फाइनल, वो आखिरी बात बता रहा है कि गिर गया, तो इसमें कार्य निश्चित है कि वो सो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं शक्ति बोधक की। ऐसी क्रिया जहाँ काम करने की शक्ति हो। ठीक, ऐसी क्रिया जहाँ काम को करने की शक्ति हो। क्या बोला इसमें, ऐसी क्रिया जहाँ काम को करने की शक्ति हो, उसे क्या कहेंगे,
शक्ति बोधक कहेंगे। अब देखें इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाएगा क्या, मैं अब किताब लिख सकता हूँ, ठीक। तो इसमें एक मीनाक्षी नृत्य कर सकती है, ठीक, वह गाना गा सकता है। तो यहाँ पे एक शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है कि हाँ अब उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो वह काम कर सकता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, वह गाना गा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गाना गा सकता है, ठीक। सकना, कैन, अगर किसी चीज में कैन लग जाता है तो वहां पे सामर्थ्य दिखाना है, मैं इसको मार सकता हूँ, तो मतलब उसके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति आ गई है ना कि वो यह काम कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे सकना, तो इसका सबसे बढ़िया क्या उदाहरण है, इसमें सकना या सकता या कैन, अंग्रेजी में कहें तो कैन लग जाता है, ठीक। तो यही आपका जो सकता है या फिर सकना है लग जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है क्या, शक्ति बोधक की। सकता या सकना आपका लग जाएगा तो वहां पे आपका शक्ति बोधक हो जाएगा, ठीक। अब क्या बात करते हैं, अब समाप्ति बोधक। निश्चय बोधक में आपका निश्चित था, इसमें किसी कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। जैसे देखिए ऐसी क्रिया जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध होता है वहां पे समाप्ति बोधक हो जाता है, ठीक। कार्य समाप्त होने का बोध, अब देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें। जैसे मैं खाना खा चुका, ठीक। मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। सबसे बढ़िया क्या है, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुके हैं होगा वहां पे आपका समाप्ति बोधक। वहां पे जैसे मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, वह रो चुका है, तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, ये सब जहाँ लगा होता है वहां पे समाप्ति बोधक हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें, चुका, चुकी और चुका। ये आपका पहचान है क्या, सब मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब वो वह चीज, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, ठीक, अभ्यास कार्य लिख चुका हूँ। तो वहां पे क्या हुआ, एक समाप्ति बोधक का चिन्ह चुका, चुका, चुकी, चुके। अब देखिए यहाँ पे नित्य बोधक की बात हो रही है। नित्य बोधक क्या, अब देखिए नित्य बोधक क्या होता है, ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के होने की नित्यता, मतलब एक नित्यता दिखा रहा है कि वह इस दिन हो रहा है या फिर पर्टिकुलर इसी दिन हो रहा है या फिर रोज रोज हो रहा है, एक नित्यता को दिखाता है, ठीक। कार्य के होने की नित्यता दर्शाता है, ठीक। अब इसमें देखिए नित्यता दर्शाता है। अब इसमें क्या था, ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता है, मतलब जो कार्य पहले होता रहा है आगे भी ऐसे ही होगा। मतलब नित्य का क्या मतलब है, जैसे मैं आज 6 बजे उठता हूँ, कल भी 6 बजे उठूंगा, परसों भी 6 बजे उठूंगा, तभी तो उस नित्यता को दर्शाएगा। अगर मैं आज 8 बजे उठा हूँ, कल 10 बजे उठूंगा, फिर 4 ही बजे उठूंगा, वो नित्य नहीं है। हर रोज टाइमिंग, मतलब किसी एक समान समय पे रोज वो कार्य होगा तो उसको नित्यता कहेंगे, ठीक। अब देखिए इसका उदाहरण आपको दिखा देते हैं कौन सा होगा। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब देखिए सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है और पश्चिम में ही डूबता है, ये उसकी नित्यता है, ठीक। अब ये थोड़ी ना कि आज सूर्य पूर्व से निकला है कल पश्चिम से निकलेगा, ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं। सूर्य हमेशा जो है नित्यता दर्शाता है कि वह जो है पूर्व से ही उदय होता है। और एक आध एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, तो भारत के उत्तर में हमेशा ही रहेगा, ठीक। वह हमेशा ही रहेगा, कभी वो बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो वहां पे भी वो नित्यता दर्शा रहा है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, नित्य बोधक हो। अब हम बात करते हैं आवश्यकता, मतलब जहाँ किसी चीज की आवश्यकता प्रदर्शित होगी, आवश्यकता दर्शाई, ऐसी क्रिया जिससे हमें क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। किसी कार्य की आवश्यकता का बोध, ठीक। ऐसी क्रिया
या फिर ऐसे क्रिया जिससे हमें किसी कार्य की आवश्यकता का बोध कि हाँ ये चीज मेरे लिए आवश्यक है, वो चीज उसमें दिखा रहा है कि हाँ ये आवश्यक है, बिना इसके नहीं हो सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे आवश्यकता बोधक हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल बात है, सोनू को परिश्रम करना चाहिए, मतलब अगर उसको पास होना है, एग्जाम में पास होना है या फिर अपनी जिंदगी के जो है किसी मंजिल को हासिल करना, तो उसे परिश्रम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या आवश्यकता दिखाई जाए, परिश्रम करने की आवश्यकता है। सोनू को परिश्रम करना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, परिश्रम जो है, परिश्रम करना एक जो है उसके लिए आवश्यकता बन गया। अगर वो पास होना चाहता है, वो कुछ भी करना, तो उसे परिश्रम करने की आवश्यकता है, ठीक। और जैसे का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, तो यहाँ पे वो भी आवश्यकता है कि उनके आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता। अगर हमें एक अच्छा बेटा कहलाना है या फिर हमें अच्छा बनना है, दुनिया हमें अच्छी नजरों से देखे, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पे एक आवश्यकता दर्शा रहा है। अब बात करते हैं इच्छा, ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य की इच्छा की बोध होती है, ठीक। ऐसी क्रिया जहाँ पे किसी वस्तु के प्राप्त की इच्छा दिखाई, किसी कार्य की इच्छा होती है, ठीक। ऐसी क्रिया जहां पर किसी कार्य की इच्छा या फिर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा दिखे, ठीक, या फिर दर्शाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इच्छा बोधक कहेंगे, ठीक। अब इच्छा बोधक क्या हम क्या देख लेते हैं, जैसे धातु के बाद चाहता शब्द लगा होगा, मतलब किसी चीज को चाहना ही तो हमारी इच्छा है। जब हम कोई हमारी इच्छा होगी कहीं, तो हमें वो चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो वहां पे चाहना ही तो लगा होगा। तो क्या इसका पहचान है, इसका पहचान जो है चाहता, ठीक। इसका पहचान हो गया, चाहता शब्द जुड़ा होगा। जैसे अब स्त्रीलिंग आएगा, चाहती हो जाएगा, फिर चाहते हो जाएगा, लेकिन आप ये जाने चाहता है, चाहना, चाहता, चाहती, चाहते, ये सब इच्छा बोधक में ही आ जाएंगे, ठीक। अब जैसे राजू आम खाना चाहता है, ठीक। अब देखिए, राजू एक इच्छा जाहिर कर रहा है ना कि मुझे आम खाना है, मैं आम खाना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे चाहता आ गया आपका, देखिए। अब जैसे सीमा घड़ी खरीदना चाहती है, तो वहाँ पे चाहती है, वो उसके जो है इच्छा है कि वो घड़ी खरीदना चाहती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इच्छा बोधक। अब देखिए आरंभ बोधक, ऐसी क्रिया जहाँ पे किसी कार्य के आरंभ होने का बोध हो, ठीक। आपका जो है हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें कहना चाहता है। आवश्यकता में आवश्यकता होगा, इच्छा में इच्छा जाहिर करेगा, आरंभ में आरंभ की बात होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या परिभाषा हम देख लेते हैं, ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के आरंभ होना दिखाया जाए, ठीक। जहाँ किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए, ठीक। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, जैसे जया अब स्कूल जाने लगी है, ठीक। बच्चा अब बोलने लगा है, छोटा बच्चा होता है ना, लेकिन क्या कहते हैं, बच्चा अब बोलने लगा, मतलब वो बोलना प्रारंभ कर चुका है, ठीक। कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है, इसको अब ये चीज आने लगा है, ठीक। लगा है, लगी है, लगे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आरंभ होता है, आने लगा है, जाने लगा है, तो क्या बोलता है, लगा है, लगी है, लगे है से आप पहचान लीजिएगा कि उस चीज का आरंभ हो। जैसे बच्चा अब बोलने लगा है, तो इसमें क्या हो गया आपका, बोलने लगा मतलब वो किसी चीज की शुरुआत, आरंभ मतलब शुरुआत है किसी चीज की शुरुआत, तो बोलने लगा मतलब बोलने की शुरुआत कर चुका है, तो यहाँ पे आपका आरंभ बोधक है। अब इसकी साथ की हमने बात कर ली, कौन सा, निश्चय बोधक, सत्य बोधक, समाप्ति बोधक,
आपका आवश्यकता बोधक, नित्य बोधक, इच्छा बोधक और आराम बोधक की हमने बात कर ली। अब बाकी और 4 बचे उनको हम आगे वीडियो में आगे हम बात करते हैं। क्या जो हमारे 4 बचे थे, अवकाश बोधक, परतंत्र बोधक, एकार्थ बोधक या फिर अभ्यास बोधक। अब अवकाश बोधक को अनुमति बोधक भी कहते हैं। अब ऐसी क्रिया जहाँ हमें किसी कार्य को करने की आज्ञा, ठीक, अनुमति का जो है दर्शाया जाता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका अवकाश या अनुमति बोधक। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए, किसी कार्य को करने की आज्ञा या फिर छूट, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका अनुमति या अवकाश बोधक। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी उसकी पूरी परिभाषा बोल दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है बढ़िया से तो मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जिससे आपको तुरंत समझ में आएगा। ऐसी क्रिया जहाँ में किसी कार्य को करने की आज्ञा या फिर छूट दी जाए वहाँ पे अवकाश या अनुमति बोधक हो जाता है, ठीक। हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। सुरेश को जाने दो। अब इसमें देखिए अनुमति दे रहा है ना, आज्ञा दे रहा है कि सुरेश को जाने दो, सुरेश को जाने दो या फिर उसको आने दो। वहाँ पे अनुमति या फिर आज्ञा का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, जो है वहाँ पे आपका अवकाश या अनुमति बोधक हो रहा है। अब जैसे देखिए आदित्य को बोलने दो, उसको खाने दो, राजू को सोने दो, यहाँ पे भी जो आपका आज्ञा दिया जा रहा है या फिर अनुमति दिया जा रहा है। तो इसकी बात हो रही है आपका क्या अवकाश या अनुमति बोधक। अब बात करते हैं परतंत्र बोधक की। अब परतंत्र बोधक की बात करेंगे हम। परतंत्र ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है उसे हम परतंत्र बोधक कहते हैं। अब इसमें जैसे पढ़ना, ठीक, पढ़ना, इसकी पहचान अभी बताएंगे। किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़े, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका परतंत्र बोधक हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी इसमें धातु के बाद पढ़ना आ जाएगा, ठीक। पहचान क्या हो जाएगी, धातु, ठीक, धातु के बाद पढ़ना आ जाएगा, ठीक। ये आपका पहचान हो गया। अब हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं जाना तो नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक। मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया पढ़ना, पढ़ना से कई रूप बनते हैं, पढ़ेगा, पढ़ूंगी, तो यहाँ पे आप केवल ये जानिए पढ़ना है, ठीक। तो पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, तो जो भी आएगा वहां से आप ये जान जाएंगे कि आपका क्या है यहाँ पे परतंत्र। जैसे राजू को सोना पड़ेगा, सोना मतलब हो सकता है उसका मन मोबाइल चलाना, हो सकता है उसका मन पढ़ने, लेकिन उसको सोना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। अगर किसी ने कह दिया उसे सोना पड़ेगा तो सोना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा परतंत्र बोधक। अब एकार्थ बोधक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर जब एक ही अर्थ देती हैं उसे हम एकार्थ। यहाँ पे देखिए आप तोड़ेंगे एक प्लस अर्थ, ठीक, एकार्थ हो जाए, एक ही अर्थ जो देगा, तो वहां पे आपका क्या है एकार्थ बोधक हो जाए। 2 क्रिया मिलकर एक ही अर्थ का बोध कराती हैं, ठीक, समझ में आए। अब बात यहाँ पे देखिए, 2 क्रिया मिलकर एक ही अर्थ देती है, ठीक। तो आपका क्या हो गया एकार्थ बोधक हो गया। या फिर इसको हम क्या कहते हैं पुनरुक्ति भी कहते हैं, पुनरुक्ति, ठीक, दोबारा उक्ति, और 2 मिलके वही अर्थ देंगे पुनः पुनः, ठीक। तो हमारा हो गया एकार्थ बोधक। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। उदाहरण में जैसे हो गया सविता बात बात पर रोने लगती है, बात बात पर
सविता बात बात पर रोने धोने। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, आपके यहाँ देखिए रोने धोने। अब रोना का अर्थ तो रोना, या धोने का अर्थ यहाँ पे धोना थोड़ी हो जाएगा, रोना ही होगा ना। लेकिन जब खाना वाना पीना वीना तो बात वहां पे वो क्या हो जाएगा, एक अर्थ होगा। दो क्रिया आ रही है, एक रोना हो गया एक धोना, लेकिन अर्थ एक ही वहन कर रही हैं, ठीक, अर्थ एक ही दे रही है। रोना धोना का अर्थ रोने से ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एकार्थ बोधक हो गया, रोने धोने से मतलब यही हो गया, ठीक। अब देखिए अभ्यास बोधक की बात कर लेते हैं। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के अभ्यास का बोध हो, ठीक। ऐसी क्रिया जहाँ पे किसी कार्य का अभ्यास का बोध कराए तो उसे हम अभ्यास बोधक कहेंगे। किसी कार्य के अभ्यास का बोध होता है, ठीक। जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ा खराब हो जा रहा है, उसने हम इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। गर्मी इतनी है क्या बताएं, गर्मी तो बहुत है, वीडियो भी रोकना पड़ जा रहा है, ना चाहते हुए वीडियो रोकना पड़ जा रहा है, इतनी गर्मी है। अब देखिए अभ्यास बोधक में जैसे क्रिया के साथ कर्ता कर्ती करते हैं, ठीक। क्या आ जाएगा, कर्ता कर्ती या फिर करते हैं, ठीक। इससे आपको पहचान सकते हैं कि कर्ता कर्ती करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। राजू खाया करता, तो यहाँ पे अभ्यास की बात हो, राजू खाया करता है, जैसे फिर नवल पढ़ा करता है, सचिन खेला करता है, वहां पे वो इस चीज का अभ्यास का बोध हो रहा है, किसी कार्य के अभ्यास का बोध हो रहा है। पढ़ा करता है तो वो पढ़ने, खाया करता है खाने का अभ्यास हो गया, ठीक। तो वैसे ही राजू सोया करता है, तो यहाँ पे सोने का अभ्यास हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है, अभ्यास का बोध हो गया। तो यहाँ पे ये संयुक्त क्रिया का जो है आखिरी पार्ट था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अवकाश या अनुमति बोधक, परतत्व बोधक, एकार्थ बोधक या फिर अभ्यास बोधक। तो यहाँ पे हमने क्रिया को खत्म कर लिया है। मेनली सारे टॉपिक के क्रिया का इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, इससे बाहर क्रिया नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। जबकि सारे चैनलों पे अगर आप वीडियो देखें, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, मेन आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ताकि कुछ भी ना छूटे। अब आपका बचा काल, अगले वीडियो में काल को पूरा हम समाप्त करने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान जितने भी उनके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी भेद हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो पूरा समझ में आया होगा। जो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, अगर इस लिंग वचन कारक नहीं समझ में आया तो हम पिछला वीडियो लिंग है, वचन है, कारक है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब देख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।